India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा, सरकार के पास यह साबित करने के लिए डेटा नहीं है कि समलैंगिक विवाह शहरी अवधारणा है। वादी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, समलैंगिकों के हक का हो रहा है हनन। माओवादियों से कथित संबंध पर एक्टिविस्ट जीएन साईं बाबा को राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा, अलग बेंच नए सिरे से विचार कर सकता है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका खारिज। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई जांच पर कोर्ट की निगरानी खत्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, आरोप पत्र जारी हो चुका है, सुनवाई शुरू, निगरानी की जरूरत नहीं। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को माओवादियों से कथित संबंध मामले में बरी कर दिया गया था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने सभी दलीलों को खुला रखते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और एक्टिविस्ट जीएन साईं बाबा के साथ साथ अन्य लोगों को उनके कथित माओवादी लिंक पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को हाईकोर्ट में वापस भेज दिया, जिससे अलग बेंच द्वारा नए सिरे से विचार किया जा सके। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें साईं बाबा और 5 अन्य को आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की अनुमति देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट मंजूरी सहित मामले में उठने वाले सभी सवालों पर विचार कर सकता है। जस्टिस शाह ने कहा कि राज्य के लिए ये तर्क देने का अधिकार होगा कि मुकदमे के समापन के बाद एक बार अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, मंजूरी की वैधता या इसकी कमी महत्वहीन हो जाएगी। खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट को ये भी निर्देश दिया कि अपीलों का जल्द से जल्द निपटारा कराया जाए, अधिमानतः 4 महीने की अवधि के भीतर निपटारा हो। जस्टिस शाह ने समाप्त करने से पहले ये भी निर्दिष्ट किया कि औचित्य के हित में अपीलों को आगे किसी भी आशंका से बचने के लिए साईं बाबा और अन्य को बरी करने वाली पीठ के अलावा किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। अंतिम सुनवाई के दौरान संकटग्रस्त प्रोफेसर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने प्रस्ताव दिया कि इस मामले को सभी संबंधित मुद्दों पर नए सिरे से सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में भेजा जा सकता है। सीनियर वकील ने यह भी सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को लंबित रखा जाए। हालांकि जस्टिस शाह ने कहा कि निचली अदालत में अपील भेजने से पहले बरी करने के आदेश को रद्द करना होगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया और बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को निलंबित कर दिया। कमेटी ने कहा कि इसमें शामिल अपराध प्रकृति में बहुत गंभीर हैं और सबूतों की विस्तृत समीक्षा के बाद अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। इस प्रकार यदि राज्य योग्यता के आधार पर सफल होता है तो अपराध समाज के हित, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बहुत गंभीर है। 2019 में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के दो नेताओं की 2018 की हत्या के मामले में भाकपा माओवादी से कथित रूप से जुड़े दो आरोपियों को इस आधार पर जमानत दे दी कि वे 4 साल से अधिक समय से हिरासत में थे और आरोपों को अब तक फ्रेम नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री ये मानने के लिए उचित आधार नहीं बताती है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ यूएपीए के तहत अपराध के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं और इसलिए यूएपीए की धारा 43D(5) के मुताबिक जमानत देने पर रोक आकर्षित नहीं होती। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा, अपीलकर्ता 4.5 साल से हिरासत में है, आरोप तय नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष 140 से अधिक गवाहों की जांच करने का प्रस्ताव करता है। कुछ आरोपी फरार हैं। इस प्रकार निकट भविष्य में ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। यह घटना 23 सितंबर 2018 को हुई थी, जिसमें किदारी सर्वेश्वर राव विधानसभा के सदस्य और विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी के व्हिप और सिवेरी सोमा तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित पूर्व विधायक की विशाखापट्टनम में हत्या कर दी गई थी। केस एनआईए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ ये दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उन्होंने माओवादियों के साथ साथ सह अभियुक्तों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की और उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई। अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने गिरफ्तारी दर्ज होने से पहले ही पुलिस द्वारा पकड़े जाने के तुरंत बाद इकबालिया बयान दिया, इसलिए प्रथम दृष्टया ये बयानों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करता है। इस प्रकार अदालत ने विशेष न्यायाधीश एनआईए को अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी को सुनने के बाद उचित शर्तों पर 1 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए रेगुलर कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में एक बार फिर वृद्धि करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संशोधित शिक्षक अनुपात के तहत है, न कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। याचिकाकर्ता एडवोकेट ने कहा कि अधिकारी केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष में नीतियां बनाते रहेंगे। खंडपीठ ने टिप्पणी की, उन्हें करने दीजिए। हमें खुशी है कि कई बार वे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने की बजाय सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष में हैं और आप जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के पक्षधर क्यों हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक प्राइवेट कॉलेजों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संबंध है, एमसीआई विनियमन 1999 के तहत कोई अंतर नहीं है। विनियम समाज रूप से सभी कॉलेजों पर लागू होते हैं, चाहे वे सरकारी कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेज। ये कहा गया, इसलिए कॉलेजों पर लागू होने वाले नियम समान हैं। अगर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता समान है तो भारत संघ या इंडिया मेडिकल काउंसिल सभी कॉलेजों के साथ समान व्यवहार करने के लिए बाध्य है और उस कॉलेज के उपलब्ध बुनियादी ढांचे के मुताबिक प्रवेश क्षमता देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की अपील खारिज कर दी। रेड्डी ने हाल ही में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष KRPP का गठन किया। नामांकन में उन्होंने घोषणा की कि उनके खिलाफ अवैध खनन से संबंधित 19 मामले दर्ज हैं। रेड्डी, जो करोड़ों के अवैध खनन मामले में आरोपी हैं और जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जमानत की शर्त में छूट मांगी है। रेड्डी ने मंगलवार को अपनी नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया था। नामांकन में उन्होंने घोषणा की कि उनके खिलाफ अवैध खनन से संबंधित 19 मामले दर्ज हैं और अदालतों के समक्ष विभिन्न चरणों में लंबित हैं। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी से 2 दशक पुराना रिश्ता तोड़ते हुए अवैध खनन मामले में आरोपी रेड्डी ने हाल ही में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP का गठन किया है। वो अपनी पार्टी के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मैदान में उतरे हैं। जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को रोजाना 9 घंटे की निःशुल्क बिजली आपूर्ति, 5 लाख से कम आय वालों के लिए आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना, घर की महिला मुखिया को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, प्रत्येक परिवार को 250 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने की बात कही है। पुणे मेट्रो परियोजना के सुपर स्ट्रक्चर की निर्माण गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक स्ट्रक्चरल
इंजीनियर नारायण कोचक ने जनहित याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड यानी महामेट्रो को पुणे मेट्रो रेल परियोजना में संरचनात्मक दोषों के दावों पर उचित विचार करने का निर्देश दिया है। ये एक जनहित याचिका दायर करने के बाद आता है, जिसमें संरचनाओं में दिखाई देने वाली खामियों के बारे में चिंता जताई गई थी। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। पुणे मेट्रो परियोजना के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर नारायण कोचक ने जनहित याचिका दायर की थी। कोचक ने मेट्रो लाइन 2 के निर्माण में घोर लापरवाही और चूक का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया कि इससे सार्वजनिक जीवन और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कोचक के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि लापरवाही से न केवल यात्रियों बल्कि मेट्रो लाइन के नीचे चलने वाले राहगीरों और पैदल चलने वालों पर भी असर पड़ेगा। महामेट्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने इमारत की संरचनात्मक स्थिरता को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज या COEP ने संरचना का ऑडिट किया था और इसे सुरक्षित माना गया था। हालांकि अदालत ने कहा कि संरचनाओं के सुरक्षित होने की धारणा का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता थी। COEP अब स्ट्रक्चरल ऑडिट करने और 7 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक नया पैनल स्थापित करेगा। उच्च न्यायालय ने महामेट्रो को अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या से जुड़े मामले की निगरानी बंद कर देगा। जस्टिस AS गडकरी और PD नाइक की खंडपीठ ने कहा कि इस बिंदु पर जांच की आगे की निगरानी आवश्यक नहीं होगी, क्योंकि चार्जशीट दायर की जा चुकी है और सुनवाई चल रही है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हुई हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। ये कहते हुए उच्च न्यायालय ने CBI की अदालत की निगरानी में जांच बंद कर दी। न्यायमूर्ति AS गडकरी और न्यायमूर्ति PD नाइक की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि CBI के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने की रिपोर्ट CBI के मुख्यालय को सौंप। पीठ ने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपराध की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और इसका मुकदमा लगातार आगे बढ़ रहा है। मार्च 2023 तक अभियोजन पक्ष पहले ही 18 से पूछताछ कर चुका है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह सैर पर निकले थे। उन्हें कथित तौर पर सनातन संस्था नाम के संगठन से जुड़े 2 लोगों ने गोली मार दी थी। उच्च न्यायालय 2014 जांच की निगरानी कर रहा था, जब मामला जांच के लिए CBI को सौंपा गया था। एजेंसी अदालत को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच में और निगरानी की जरूरत नहीं है और नरेंद्र दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें अदालत की निगरानी जारी रखने की मांग की गई थी। इस साल जनवरी में CBI ने न्यायालय को सूचित किया था कि मामले में उसकी जांच पूरी हो चुकी है और जांच अधिकारी ने मंजूरी के लिए अपने मुख्य कार्यालय को क्लोजर रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि आज तक CBI मुख्यालय ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 2014 में पुणे शहर पुलिस से इस मामले को अपने हाथ में लेने वाली CBI ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। उनके खिलाफ पुणे की सत्र अदालत में सुनवाई चल रही है। उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोड़कर और बाद में मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर 2014 में मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। तब से उच्च न्यायालय मामले में हुई प्रगति की निगरानी कर रहा था। मुक्ता दाभोलकर के वकील अभय नेवागी ने दलील दी थी कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और MM कलबुर्गी की 4 हत्याओं के मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सभी मामलों के मास्टरमाइंड को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आसाराम की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली आसाराम की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लामा को अदालती गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए सम्मन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वो आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई करे। अपनी सजा के खिलाफ आसाराम की अपील हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, जिन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है। अंततः लांबा को तलब करने के लिए आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो के आधार पर पीड़ित को सिखाया गया, जिसे उन्होंने शूट किया। अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, वीडियो निश्चित रूप से मूल्यवान साक्ष्य होगा, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध स्थल के पहले दौरे के दौरान रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल में लामा की साक्ष्य में जांच नहीं की गई। सिंघवी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि बुक के बहाने आसाराम अपनी सजा को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने आसाराम की ओर से पेश होकर कहा कि एफआईआर 19 से 20 अगस्त 2020 को दिए गए बयानों और 21 अगस्त 2013 को जोधपुर में दर्ज पुलिस बयान में विरोधाभास है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवरण पुलिस के बयान में पहली बार सामने आया। तो आसाराम को लेकर यहां पर बात चली। एससी ने किया हाईकोर्ट का आदेश, उसको रद्द कर दिया है। अब आईपीएस अधिकारी की गवाह के रूप में पेशी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का है। लांबा की अगर बात करें तो लांबा को तलब करने के लिए यह आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपराध के दृश्य के कुछ वीडियो के आधार पर पीड़ित को सिखाया गया, जिसे उन्होंने शूट किया। अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही शहरों में समलैंगिक खुलकर सामने आ रहे हों, लेकिन समलैंगिक संबंध सिर्फ शहरी अवधारणा नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार ने दावा किया है। वादी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि आप इस कलंक को दूर कीजिए, यहां मौलिक अधिकारों का मसला है। देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में बुधवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। समलैंगिक जोड़े को शादी की मान्यता देने की मांग के मामले पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इस मामले में कोर्ट को पहल करनी होगी। आप इस कलंक को दूर कीजिए, ये मौलिक अधिकार का मसला है, आप मौलिक अधिकार का अंतिम रक्षक हैं। अगर ये अदालत कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से चूक जाएगी। उन्होंने किसी स्तर पर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो उसे कोर्ट जाने का अधिकार है, इसलिए अपने अधिकारों की मांग के लिए हम आपके सामने हैं। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि खजुराहो और हमारी पुरानी पुस्तकों में पहले से ही इसका उल्लेख मौजूद है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को अनापराधिक होकर ही रह गए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और अगर किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो उसे इस अदालत में आने का अधिकार है। जस्टिस कौल ने मुकुल रोहतगी को बीच में टोकते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वो दोधारी तलवार है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि भले ही समाज तैयार नहीं है लेकिन कानून को यहाँ पर अपना स्टैंड लेना चाहिए, इस पर दूसरा पक्ष ये तर्क दे सकता है कि संसद इस संबंध में कानून बना देगी जब समाज तैयार होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये अपनी अभिव्यक्तियों में अधिक शहरी हो सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे पाई है कि ये चलन शहरी है। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि माय लॉर्ड्स शादी को कैसे परिभाषित करते हैं वो उन चिंताओं को दूर करेंगे, इसलिए कोई विशिष्ट आरबीआई दिशा निर्देश नहीं है। धारणा ये है कि यदि आप पति पत्नी हैं तो आपके पास वो संयुक्त बैंक खाता हो सकता है, इसी तरह बीमा के लिए है। सिंघवी ने कहा कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को एक सामुदायिक और सामाजिक मान्यता देना चाहते हैं, लेकिन मैं एसजी के साथ सहमत नहीं हो सकता हूं।
जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि गैर विषम लैंगिक इसके लायक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से पूछा, समलैंगिक शादियों से सरकार क्यों मना कर रही है? क्या वो सिर्फ परंपरागत शादियां ही चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर वो अंतर जातीय शादियों, अंतर धार्मिक शादियों के बारे में क्या विचार रखते हैं? केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो कोर्ट्स राउंड ऑफ में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.